Hi everyone, welcome back to another video. Okay, today in this video we'll discuss about homeostasis. ठीक है, लेकिन इस चैप्टर का नाम है होम्योस्टेसिस, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम गाइटन एंड हॉल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी से पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 1 हो गया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। नाउ पहले हम कुछ टर्म जानेंगे होम्योस्टेसिस। सो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ अ नियर कांस्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। एंड आपका इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, मान लीजिए ये एक सेल है। ठीक है, इस सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाएगा, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए दिस वन इज ए सेल, दिस वन इज ए सेल। तो इस सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, इसे बोला जाता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एंड इस सेल के बाहर ये जो फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, बाहर जो फ्लूइड पाया जाता है इसे बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इतना चीज़ क्लियर है ना? सो और एक टर्म आपको जानना है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नाउ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का अर्थ क्या होता है? नेगेटिव मतलब कोई चीज़ रिड्यूस हो जाना। सो नेगेटिव का मतलब होता है फीडबैक दैट रिड्यूसेस, हेंस नोन एज नेगेटिव, द आउटपुट ऑफ ए गिवन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, हाई सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ ए हार्मोन रिड्यूसेस द फर्दर सिक्रेशन ऑफ दैट हार्मोन। इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके बॉडी में हार्मोन की लेवल बढ़ रहा है, तो हार्मोन जनरली सीक्रेट कहाँ पर होंगे? आपके ब्लड में आएंगे। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आएंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हार्मोन ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट हो रहा है, तो नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक उसे रिड्यूस कर देगा। तो हार्मोन क्या हो जाएगा? बैक टू द नॉर्मल हो जाएगा। मतलब जितना हार्मोन हमें चाहिए उतना हार्मोन सीक्रेट होगा। एंड हमारे बॉडी में दो फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। एक होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। करेक्ट? नाउ ये हो गया नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। उसी तरह से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? फीडबैक दैट इंक्रीजेस, हेंस नोन एज पॉजिटिव, द आउटपुट ऑफ ए सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, injury resulting in bleeding. Injury resulting in bleeding result in the release of a clotting factor that themselves increase the clotting process. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फीडबैक जो कि इंक्रीज कर देता है। मान लीजिए आपको इंजुरी हुआ है, इंजुरी अगर होगा तो क्या होगा? ब्लीडिंग ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा। तो ब्लीडिंग अगर ज़्यादा होगा तो उसी हिसाब से क्या होगा? क्लॉटिंग फैक्टर ज़्यादा मात्रा में आएगा, रिलीज होगा। तो क्लॉटिंग फैक्टर अगर ज़्यादा मात्रा में आएगा तो क्लॉटिंग फैक्टर सब मिल कर के क्या करेंगे? क्लॉटिंग प्रोसेस को जल्दी करेंगे। तो यहाँ पर हर एक चीज़ बढ़ रहा है। देखो, ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो गया, मतलब सॉरी इंजुरी हो गया, इंजुरी होने से क्या होगा? ब्लीडिंग बढ़ेगा। इंजुरी होने से क्या होगा? ब्लीडिंग बढ़ेगा। ब्लीडिंग बढ़ने से क्या होगा? क्योंकि रक्त बॉडी से पूरा चला जाएगा। तो अगर आपके बॉडी में सब रक्त, जितने भी ब्लड है, अगर वो सब चला जाएगा तो आप मर जाओगे। तो इसीलिए हमारे बॉडी में ये फीडबैक मैकेनिज्म होता है। ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा? तुरंत आइडेंटिफाई करेगा। जब आइडेंटिफाई करेगा कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है, इसको अटकाना बहुत ज़रूरी है, तो वो क्या करेगा? क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कर देगा। तो क्लॉटिंग फैक्टर ज़्यादा मात्रा में आएंगे एंड ये सब क्लॉटिंग फैक्टर एक साथ मिल करके क्या करेंगे? क्लॉटिंग प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे। तो हर चीज़ यहाँ पर बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक दिया गया है। नाउ ये सब चीज़ें आपको तो पता होगा। ठीक है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये कहने का कोई बात नहीं। तो सीधा हम चलते हैं, जो बहुत नेसेसरी हम वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को क्यों कहा गया है?
कि ये इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो थोड़ा हम इसे अच्छे से रीडिंग मारेंगे। अबाउट 60% ऑफ अडल्ट ह्यूमन बॉडी is fluid, mainly a water solution of iron and other substances. Although most of this fluid is inside the cell and is called as intracellular fluid. अभी अभी मैंने बताया था about 1/3 is in the space outside the cell and is called as extracellular fluid. तो सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है उसे बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो कि 1/3 होता है। तो बाकी कितना होगा, बाकी 2/3 अंदर है, ठीक है। एंड 60% ऑफ अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज फ्लूइड। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आप एक 70 kg का इंसान हो, 70 kg का इंसान, तो 70 kg बॉडी वेट इंटू 60% में कितना हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना होगा 42 लीटर। तो 42 लीटर का 1/3 कितना होगा, 42 इंटू 1/3 जितना होगा उतना हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा। उसी तरह से 42 इंटू आपका 2/3 जितना होगा उतना हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नाउ तो ऑल्दो मोस्ट ऑफ दिस फ्लूइड इज इनसाइड द सेल and is called as intracellular fluid. About 1/3 is in the space outside the cell and is called as extracellular fluid. The extracellular fluid is in constant motion throughout the body. आपके जो extracellular fluid वो constant motion में है। कैसे constant motion है, क्योंकि ये blood के साथ mix हो रहा है, ठीक है, इसलिए constant motion में हो रहा है। एंड थ्रू आउट द बॉडी हो रहा है, तो थ्रू आउट द बॉडी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है, आपका ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज ट्रांसपोर्टेड रैपिडली इन द सर्कुलेटिंग ब्लड एंड देन मिक्सड बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू फ्लूइड बाय डिफ्यूजन थ्रू द कैपिलरी वॉल। सो आपने पढ़ा होगा वेन, वेन्यूल, देन आर्टेरी, आर्टेरियोल्स, देन कैपिलरीज। तो वेन एंड आपका आर्टरी जहाँ पर आकर के मर्ज होते हैं वहाँ पर कैपिलरी बहुत टिनी स्मॉल वेसल प्रेजेंट होता है। ये आगे चल करके आप ब्लड वेसल का जब एनाटॉमी पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए जान लो कैपिलरी वॉल से ये डिफ्यूज होता है, क्योंकि कैपिलरी वॉल से डिफ्यूज होने का मतलब होता है वहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा, उस तरीके से ये डिफ्यूज होता है, ठीक है। इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड are ions and nutrients needed by the cell to maintain life. Thus all cell live in the essentially same environment, the extracellular fluid. For this reason extracellular fluid is also called internal environment of the body or milieu interior, a term introduced more than 150 years ago by the great 19th century फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट क्लाउडी बर्नार्ड, ठीक है। क्लाउडी बर्नार्ड ने ये इंट्रोड्यूस्ड किया था, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंटरनल एनवायरनमेंट क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, उसका उत्तर ये है। दस इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आर द आयंस एंड न्यूट्रिएंट्स needed by the cell to maintain life. Thus all cell live in essentially the same environment, the extracellular fluid, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए बहुत सारे सेल है, तो सेल के बाहर कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, आयन होता है प्लस न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। एंड ये आयन न्यूट्रिएंट किसको चाहिए, ये सेल को चाहिए, वरना सेल डेथ हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज़ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। क्यों कहा जाता है, इसका रीजन, क्योंकि सेल को सरवाइव करने के लिए आयंस और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज नोन एज द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। ये पूरा हेडिंग को इसी तरीके से आपको रट्टा नहीं मारना है, देखो रट्टा नहीं मारना है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, आयंस होता है एंड न्यूट्रिएंट्स होता है, एंड यही आयन और न्यूट्रिएंट इसी सेल को जिंदा रखते हैं। इसीलिए बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज नोन एज द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी और मिलेउ इंटीरियर, जिसको
19th सेंचुरी में ग्रेट फिजियोलॉजिस्ट क्लाउडी बर्नार्ड ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस्ड किया था। सो सेल्स आर कैपेबल ऑफ लिविंग परफॉर्मिंग देयर स्पेशल फंक्शन as long as a proper concentration of oxygen, glucose, different ion, amino acid, fatty substance and other constituent are available in this internal environment। तो फिर से दोबारा पढ़िए, cells are capable of living performing their special function as long as a proper concentration of oxygen, glucose, ठीक है, different ion, amino acid, fatty substance and other constituent are available in the internal environment। सो इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, आयन्स होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, फैटी सब्सटेंस होता है, डिफरेंट आयन होता है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होता है, ये सब क्या करते हैं, सेल को सर्वाइव करते हैं। इसीलिए बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज नोन एज द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। वैसे आप जब बॉडी फ्लूइड्स पढ़ोगे तब आपको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में आप जान पाओगे। और वैसे भी मैंने बता दिया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है। देखो मान लीजिए ये हो गया हमारा सेल, दिस इज नोन एज द सेल, ठीक है। एंड हमेशा याद रखो सेल के अंदर कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। मानते हो ये बात को। नाउ हमने यहाँ पर जो ये वाला डॉटेड लाइन किया है, दिस इज नोन एज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, शॉर्ट में ECF लिख रहा हूँ। नाउ डिफरेंस क्या होता है, ये जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में यहाँ पर क्या होता है, आपका पोटासियम आयन प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, ठीक है, पोटासियम, फॉस्फेट एंड आपका मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम का 2+ होता है, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। जबकि आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, आपका मेनली सोडियम प्रेजेंट होता है, क्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है, ये सब प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है, बाई कार्बोनेट आयन भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, बाई कार्बोनेट आयन आपका प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। सो दोबारा पढ़िए इस चीज़ को। द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत सारे सोडियम आयन प्रेजेंट होता है, जो अभी अभी मैंने बताया था। क्लोराइड प्रेजेंट होता है, बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होता है, प्लस बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है फॉर द सेल, सच एज ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज हो गया। सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत सारे क्या पाया जाता है, सोडियम आयन पाया जाता है, क्लोराइड आयन पाया जाता है, बाइकार्बोनेट आयन भी पाया जाता है, प्लस बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है जो सेल को चाहिए। न्यूट्रिएंट्स में आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, फैटी एसिड मिलेगा, अमाइनो एसिड मिलेगा। इट ऑल्सो कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेल टू द लंग्स टू बी एक्सक्रीटेड। जब आप क्या करते हो, जब आप ऑक्सीजन लेते हो तो अंदर भी आपका डिफरेंट सेल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सक्रीटेड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके जो सेल में पाया जाता है वो लंग्स के माध्यम से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को रिपेल करती है, प्लस अदर सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट दैट आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द किडनी फॉर एक्सक्रीशन।
बहुत सारे सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो किडनी के माध्यम से क्या होता है, बाहर जाता है, एंड इसी प्रोसेस को आप क्या क्या कहते हो, एक्सक्रीशन कहते हो, ठीक है। उसी तरीके से आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड में differs significantly from the extracellular fluid. For example, it contains large amount of potassium, magnesium, phosphate ion instead of sodium and chloride ion found in the extracellular fluid. जो मैंने अभी अभी बताया था, अभी अभी मैंने क्या बताया था, यही बताया था ना। यहाँ पर देखो सारा चीज़ मेंशन किया है। आपका ये हो गया इंट्रासेलुलर फ्लूइड वाला रीजन, ये होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। फॉर एग्जाम्पल इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ पोटासियम, यहाँ पर पोटासियम मेंशन है। दूसरा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहाँ पर देखो मैंने लिखा है। और क्या क्या मेंशन है, फॉस्फेट आयन, यहाँ पर देखो फॉस्फेट मैंने मेंशन किया, तो फॉस्फेट आयन भी पाया जाता है इंस्टेड ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन फाउंड इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो यहाँ पर देखो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम एंड क्लोराइड आयन भी मैंने मेंशन ऑलरेडी कर दिया है। सो दीज डिफरेंस आर हाईलाइटेड इन फिगर 5.2 जो कि आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे। स्पेशल मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपोर्टिंग आयन्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन maintain the ion concentration difference between the extracellular and intracellular fluid. These transport processes are discussed in chapter number 4 जो कि चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ तक बात क्लियर है। नाउ सेकेंड चीज हम देखेंगे होमियोस्टेसिस, मतलब मेंटेनेंस ऑफ अ नियरली कांस्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। सो होमियोस्टेसिस का मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ अ नियर कांस्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब क्या हो गया, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, करेक्ट। सो होमियोस्टेसिस, so in 1929 American physiologist Walter Cannon coined the term homeostasis to describe maintenance of a nearly constant condition in the internal environment that is known as extracellular fluid. Essentially all organs and tissue of a body perform function that helps maintain these relatively constant condition. For instance, lung provide oxygen to the extracellular fluid to replenish oxygen used by the cell. Kidney maintain constant iron concentration and gastrointestinal system provide nutrients, ठीक है। A large segment of this text is concerned with how each organ or tissue contribute to homeostasis. Normal body function require the integrated action of the cell, tissue, organ and multiple nervous, hormonal and local control system that together contribute to homeostasis and good health, ठीक है। Disease is often considered to be a state of a disrupted homeostasis. However, even in the presence of a disease, homeostasis mechanism continue to operate and maintain vital function through multiple compensation. The discipline of pathophysiology seeks to explain how the various physiological processes are altered in disease or injuries. This chapter outlines the different functional system of the body and their contribution to homeostasis. We then briefly discussed the basis theory of the body's control system that allow the functional system to operate in support of one another, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली कुल मिलाकर के क्या बताया गया है कि होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है एंड कैसे हमारे बॉडी के सारे सिस्टम एक दूसरे से इंटीग्रेटेड अप्रोच में कैसे काम करते हैं ताकि बॉडी एक होम्योस्टैटिक कंडीशन में बना रहे।
और होम्योस्टैसिस कंडीशन में बॉडी जब तक बना रहेगा तब तक हमें कोई डिजीज़ नहीं होगा, तब तक हमें कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होगा। इनफैक्ट जब होम्योस्टैसिस रेगुलेशन इम्बैलेंस हो जाता है तब जाकर के समझ लेना कि हमको कोई रोग हुआ है। ये आगे चल कर के आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो कौन सा बॉडी ऑर्गन हमें करता है, जैसे आप सभी को पता है लंग्स प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू रिप्लेनिश ऑक्सीजन यूज्ड बाय द सेल। आप सभी को पता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपने क्या पढ़ा था कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ऑक्सीजन पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? क्योंकि लंग्स आपको सपोर्ट कर रहा है। लंग्स क्या कर रहा है? वो ऑक्सीजन दे रहा है। किसको दे रहा है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को दे रहा है। क्यों दे रहा है? टू रिप्लेनिश द ऑक्सीजन यूज्ड बाय द सेल। क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो ऑक्सीजन होता है वो किसके लिए चाहिए? सेल के लिए चाहिए। क्योंकि सेल के इंटरनल में ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन बाहर से जाएगा। आउ किडनी कौन करुची? किडनी मेंटेन कांस्टेंट आयन कंसेंट्रेशन। किडनी क्या करता है? हमारे बॉडी में जो आयन कंसेंट्रेशन को मेंटेन करता है। हमारे बॉडी में क्या क्या आयन प्रेजेंट होता है? पोटेशियम आयन प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है, क्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है, सोडियम आयन प्रेजेंट होता है, कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है। तो ये जितने भी आयन कंसेंट्रेशन है इनको किडनी मेंटेन करता है। ठीक है। एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या करता है? ये हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है किसको? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को प्रोवाइड करता है। इसीलिए हमने यहाँ पर पढ़ा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है? न्यूट्रिएंट होता है। पढ़ा था ना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये न्यूट्रिएंट किसको दरअसल चाहिए? इसी सेल को चाहिए। आई होप आपने समझ लिया होगा होम्योस्टैसिस मेंटेनेंस ऑफ अ नियर कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है। एंड अगर यहाँ पर देखो डिजीज इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी ए स्टेट ऑफ अ डिसरप्टेड होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस मतलब क्या होता है? नियर कांस्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में आपके बहुत सारे आयन होता है, ग्लूकोज होता है, फैटी एसिड होता है। तो इनका एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। जब ये नॉर्मल रेंज में होता है तब जाकर के हम कहते हैं बॉडी में होम्योस्टैसिस होता है। आगे चल कर के आप बहुत सारे चीज़ सीखेंगे कि हमारे बॉडी में जितने सारे आयन होता है उसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू क्या होता है। ठीक है। तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है। वैसे आप आज से भी थोड़ा बहुत जान लोगे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल दूंगा, बाद में इसे अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर पोटेशियम आयन दिया गया है। पोटेशियम आयन का नॉर्मल वैल्यू कितना है? 4.2। ठीक है। एंड पोटेशियम का जो नॉर्मल रेंज क्या होता है? 3.8 से लेकर के 5.0। नाउ होम्योस्टैसिस क्या होता है? देखो यहाँ पर लिखा गया है इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। इसका मतलब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ये सारा चीज़ प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो होम्योस्टैसिस क्या होता है? ये हमेशा मान लीजिए पोटेशियम आयन का जो कंसेंट्रेशन था इसको इसके बीच में रखेगा। मतलब 3.8 से लेकर के 5.0 के बीच में रखेगा। और हमको जब कोई डिजीज होता है, मान लीजिए जब आपको कोई इडिमा होता है, ठीक है, स्वेलिंग फॉलिंग होता है, तब आपको क्या दिया जाता है? डायूरेसिक्स दिया जाता है, जैसे फ्रूसेमाइड दिया जाता है। आपने देखा होगा जब डिजीज होता है। ठीक है। तो ये फ्रूसेमाइड देने से क्या होता है?
हमारे बॉडी से यूरिन के माध्यम से पोटासियम बाहर बहुत सारा चला जाता है। जब बहुत सारा चला जाएगा तो पोटासियम का जो कंसंट्रेशन था वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा ना। पोटासियम का जब कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा मतलब बिलो 3.8, ये डेथ को इंडिकेट करेगा, ठीक है, डेथ को इंडिकेट करेगा। एंड अगर 5.0 से ऊपर भी जाएगा ये भी डेथ को इंडिकेट करेगा। तो ये हाल होता है। तो होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, नियर कांस्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब इसके बीच में जब रहता है उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। I hope this lecture clear all your doubt regarding the homeostasis mechanism, how our body and all organ always working for the benefit of the homeostasis. In fact, all the organ, all the body system together work to maintain homeostasis in our body, and any disruption in the homeostasis mechanism indicate the presence of a disease, ठीक है। अगर होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म में थोड़ा सा भी गड़बड़ आ गया इसका मतलब आपके बॉडी में कोई ना कोई डिजीज होगा, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, तो इसे हल्के में मत लेना, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलूँगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वाचिंग।